फ्रेंड, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लूसेंट का एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसके पहले फर्स्ट वाले पार्ट में हम इधर तक डिस्कस कर चुके थे अर्थशास्त्र, वर्ण, तीर्थ। इस वाले वीडियो में इसके आगे का डिस्कस करेंगे। तो इधर तक हम इसके फर्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, ये सेकंड पार्ट है, तो इसमें इसके आगे का डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो पहला पॉइंट क्या है, जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया था। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। तो इसमें से आपको क्या याद रखना है कि पश्चिमोत्तर, ये पूछा जा सकता है कि पश्चिमोत्तर भारत पर किसका शासन था और चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे उसको छुड़ाया था। तो किसका, सेल्यूकस का था। और ये सेल्यूकस कौन था, तो ये सेल्यूकस वही है जिसकी पुत्री का विवाह किससे हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य से। इसकी पुत्री का नाम क्या था, कर्नेलिया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। तो जो युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था उसको क्या कहते थे, नायक कहते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला पॉइंट क्या आता है, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। तो आपको इसमें से डेटा अगर याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट क्या आता है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग क्या कहलाता था, तो महामात्र शट नामक अमात्य के अधीन था। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं इसको, इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला आता है, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद जरूर रखें। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है, तो गूढ़ पुरुष, और एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा गया है। क्या कहा गया है, संस्था कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देख लेते हैं जो ऊपर बॉक्स था उसमें देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्या बताया गया है। तो प्रशासनिक समिति एवं उनके कार्य देखते हैं। तो समिति और उसके कार्य देखते हैं। प्रथम क्या था, उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करने वाले। द्वितीय क्या था, विदेशियों की देखरेख। तृतीय समिति थी उसका क्या काम था, तो जन्म मरण का विवरण रखना। और चतुर्थ समिति का क्या कार्य था, तो व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। और पंचम समिति थी उसका क्या कार्य था, तो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। और जो षष्ठम समिति थी उसका क्या काम था, बिक्री कर वसूल करना। तो ये समितियां थी उस टाइम पे मौर्य काल में और उनके कुछ काम थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है, मेगास्थनीज के अनुसार गुप्तचर विभाग ये पढ़ चुके थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। तो एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर घूम घूम कर कार्य करते थे उसको क्या कहते थे, संचार कहते थे उन गुप्तचरों को। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला पॉइंट आता है, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। तो इम्पोर्टेंट है कि उस समय पर अशोक के टाइम पे जो जनपदीय यानी कि जिला लेवल पे न्यायालय थे उसको क्या बोला जाता था, न्यायाधीश को राजुक बोला जाता था। नेक्स्ट इस बॉक्स में देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है, सैन्य समिति एवं उनके कार्य। तो समितियां थीं जो अशोक के समय की और उनके कार्य। प्रथम जो समिति थी उसका क्या कार्य था, जल सेना की व्यवस्था करना। और जो द्वितीय समिति थी उसका क्या काम था, यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना। और जो तृतीय समिति थी उसका क्या काम था, पैदल सैनिकों की देखरेख करना। और चतुर्थ समिति का क्या काम था, तो अश्वरोहियों की सेना की देखरेख करना। और जो पांचवी समिति थी उसका क्या काम था, गज सेना की देखरेख करना। और षष्ठ समिति का क्या काम था, छठवीं समिति का, तो रथ सेना की देखरेख करना। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इधर अगला पॉइंट आता है, सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो मैं बोलूँगी कि याद रखना है वो आप जरूर याद रखें। तो सरकारी भूमि को क्या बोला जाता था, सीता बोला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगला पॉइंट आता है, बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, तो अदेब मात्रक कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन से वर्गों में विभाजित किया, तो पहला दार्शनिक, सेकंड किसान, फिर अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। तो आपको याद रखना है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया, तो 7 वर्गों में।
अगला पॉइंट आता है स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नंद वंश के जो घनानंद था उसको हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे हेल्प ली थी, तो कश्मीर के राजा प्रवर्तक से। अगला पॉइंट आ जाता है मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहदत्त था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखना कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन हुआ, तो बृहदत्त। और पहले कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। तो बृहदत्त की हत्या किसने की थी, तो उसके ही अमात्य यानी कि उसी के सेनापति ने की थी। और किसकी स्थापना की, तो शुंग वंश की। और सेनापति का नाम क्या था, तो पुष्यमित्र शुंग था। तो आपको इसमें से क्या याद रखना है मौर्य वंश में, तो सबसे पहला शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और अंतिम शासक कौन था, तो बृहदत्त। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बृहदत्त को याद जरूर रखना। अब कौन आता है, जब बृहदत्त की हत्या हो जाती है, पुष्यमित्र शुंग कर देता है, तो कौन सा वंश आएगा, शुंग वंश आएगा। तो अब पढ़ेंगे हम ब्राह्मण वंश, शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग क्या था, एक ब्राह्मण था। तो क्या होता है, ब्राह्मण वंश की स्थापना होती है, ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना होती है। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ब्राह्मण के बारे में, ब्राह्मण वंश। तो अगला आ जाता है पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। और वो क्या था, ब्राह्मण जाति का था। तो क्या कहलाया उसका राज्य, साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य कहलाया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। जो मौर्य थे उनकी राजधानी क्या थी, तो उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। लेकिन क्या थी इनके, शुंग वंश की राजधानी क्या बनाई इन्होंने, अपनी विदिशा बनाई। विदिशा कहाँ, अभी भी मध्य प्रदेश में पड़ता है विदिशा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने किसको पराजित किया था, तो मिनांडर को। किसको पराजित किया था, मिनांडर को पराजित किया था, ये आपको याद रखना है। और मिनांडर कहाँ का था, तो यूनानी शासक था। अगला पॉइंट आ जाता है पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। तो पतंजलि ने किसके लिए अश्वमेध यज्ञ कराए, पुष्यमित्र शुंग के लिए। पूछा जाता है कि 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किए, तो पुष्यमित्र शुंग ने किए, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख, अगला पॉइंट आता है भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि भरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया, तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। अगला पॉइंट आ जाता है शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की। तो आपको इतना याद रखना है, क्या एक तो ब्राह्मण वंश या पुष्य वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग था। और इसने अपनी राजधानी क्या बनाई, विदिशा बनाई। और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। और एक और इसके बारे में क्या हो जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसने भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति था। और देवभूति की हत्या किसने कर दी, तो देवभूति की हत्या किसने की, वासुदेव ने की। देवभूति की हत्या कौन कर रहा है, वासुदेव। और किस वंश की स्थापना होती है फिर इसके बाद में, तो कर्ण वंश की स्थापना होती है। तो अब पढ़ेंगे कर्ण वंश के बारे में। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, तो अंतिम राजा कौन हुआ, सुशर्मा हुआ। क्योंकि इसमें इतना ही दिया जा रहा है तो हम लूसेंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें जो दिया जा रहा है वही पढ़ेंगे। जितना दिया गया उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो कर्ण वंश का अंतिम राजा कौन हुआ, तो सुशर्मा हुआ। और स्थापना किसने की, तो आपको कर्ण वंश के बारे में 2 चीज़ें याद रखना है। कौन सा, एक तो इसका संस्थापक कौन था, तो वासुदेव था। और इसका अंतिम राजा कौन हुआ, तो सुशर्मा हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला पॉइंट आता है शिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। जो क्या था, जो कर्ण वंश था उसका संस्थापक कौन था, वासुदेव था। वासुदेव के बाद अंतिम राजा कौन होता है, सुशर्मा। अब सुशर्मा को कौन मारता है, तो शिमुक मार देता है। और किसकी स्थापना करता है, फिर सातवाहन वंश की स्थापना करता है। तो सबसे पहले मौर्य आया। सबसे पहले कौन सा, अगर आप याद रखना चाहें तो सबसे पहले हर्यक वंश आता है, फिर मौर्य वंश आता है, फिर उसके बाद में शुंग वंश आता है, जिसको ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में कौन सा आता है, तो कर्ण वंश आता है। कर्ण के बाद में कौन सा आएगा, तो सातवाहन। इस सीक्वेंस पूछा जाता है तो आप इसे भी याद रखें। अब आता है कौन सा, सातवाहन वंश। तो चलिए देखते हैं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन आंध्र वंश, सातवाहन वंश को क्या बोला गया, आंध्र वंश भी बोला जाता है। शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित की। तो इन्होंने क्या बनाई, अपनी राजधानी प्रतिष्ठान बनाई। किन्होंने, सातवाहन वंश के शासकों ने। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे। तो सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से हो जाते हैं? तो शिमुख सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठीपुत्र और पुलुमापी और कौन सा हो जाता है? यज्ञश्री सतकर्णी। ये क्या है? सातवाहन वंश के प्रमुख शासक हो जाते हैं। अगला पॉइंट आता है सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। तो अश्वमेध अभी इसके पहले किसने किया था? तो इसके पहले किया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। लेकिन उसके बाद फिर कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है, कौन कर रहा है? सतकर्णी ने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ किया। किसने? सतकर्णी ने। अगला पॉइंट आ जाता है सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पूछे जाते हैं कि हल एवं गुणाढ्य, जिनको हल या हाल भी बोला जाता है, किसके समय के शासक थे? तो सातवाहन शासकों के समय के क्या थे? प्रसिद्ध साहित्यकार थे दोनों, हाल और गुणाढ्य। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हाल ने गाथा सप्तशती एवं गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। इनकी ये पुस्तकें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ये याद रखें। हाल ने किसकी रचना की? हाल, और इनको हल भी बोला जाता है। इनने किसकी रचना की? गाथा सप्तशती की। और गुणाढ्य ने किसकी की? तो बृहत कथा नामक इन 2 पुस्तकों की रचना इन 2 विद्वानों ने की। अगला पॉइंट आ जाता है, क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। तो ये पूछा जाता है कि सबसे पहले चांदी, सोने, तांबे, इन सब की मुद्राओं का प्रचलन किसने किया? तो सातवाहन शासक ही थे, जिन्होंने किसका? चांदी के, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे, इन चार प्रकार की, क्या इन 5 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन करवाया। नेक्स्ट पॉइंट आता है सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। अगला पॉइंट आता है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। तो इसमें से इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना कि सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान यानी कि भूमि को दान में देने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो सातवाहन शासकों ने की थी। अगला पॉइंट आता है इनके बारे में सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि कौन थी? तो ब्राह्मी थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है सातवाहनों में हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। तो इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से राजाओं में उनकी माताओं का प्रभाव देखता है या उनके मात्र सत्रात्मक का आभास होता है। तो कौन थे? वो सातवाहन थे, क्योंकि उनके नाम में क्या था? उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। जैसे एग्जाम्पल दिया जा रहा है गौतमीपुत्र, वशिष्ठीपुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल प्रतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन पर उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। तो इसलिए क्या था? मतलब शासन तो क्या था? प्रसत्तात्मक था, लेकिन नाम रखने में क्या? माताओं का यूज, यानी कि मात्रात्मक नाम रखने तक ही सीमित थे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गैमलिक को सौंपा था। तो किसको सौंपा था? गैमलिक को सौंपा था। गैमलिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट आता है सातवाहनों के बारे में। क्या आता है? सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ। तो इन्होंने जो जो निर्माण करवाया उनके बारे में देखते हैं। तो क्या क्या बनवाया सातवाहन शासकों ने? कार्ले का चैत्य बनवाया, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास किया, और सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापंथ के स्वामी कहे जाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है। एक तो इनकी स्थापत्य कृतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण और अमरावती कला का विकास किसने किया? तो सातवाहन राजाओं ने ही किया। और इनको क्या कहा जाता है? सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक क्या थे? दक्षिणापंथ के स्वामी कहे जाते हैं। नोट देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया, क्योंकि ये कहाँ था? ये महाराष्ट्र में था। तो इधर दक्षिण भारत था नीचे, ऊपर उत्तर भारत, तो उधर क्या सेतु का काम किया बीच में। नेक्स्ट देख लेते हैं इनके बारे में क्या है। तो अब देखते हैं सातवाहनों के बाद में कौन से राजा आ जाते हैं। कौन सा आता है? तो भारत के यवन राज्य आते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम। तो अब भारत पर विदेशी आक्रमणकारी आते हैं किसके? सातवाहनों के बाद में। कौन कौन से आते हैं? तो उनका क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हिंद यूनानी, फिर उसके बाद में आते हैं शक, फिर आते हैं पहला, फिर आते हैं कुषाण। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया जा रहा है? सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा
मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। अगला पॉइंट क्या आता है, एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। क्या होगा, अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। अगला पॉइंट क्या आता है, बैक्टीरिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्टीरिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। तो किसने शासन किया, डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइड्स, एंटिआलकीडस एंड हर्मिक्स ने इनने शासन किया। इनके नाम थोड़े से अटपटे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला पॉइंट क्या बताया जा रहा है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था। क्या कर लिया था, बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। इसे ही हिंद यूनान या बैक्टीरिया यूनान कहा गया है। तो किसको कहा गया है, हिंद यूनान या बैक्टीरिया यूनान, तो किसको, डेमेट्रियस को कहा गया है। अगला पॉइंट क्या आता है, हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी साकल, आधुनिक क्या, सियालकोट। उसकी राजधानी क्या थी, साकल, जो कि आधुनिक इस टाइम पे क्या, सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अगला पॉइंट आता है, मिनांडर ने नागसेन यानी कि नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, तो किससे ली, नागार्जुन, जिसको क्या कहा गया, नागसेन भी कहा जाता है, नागार्जुन भी कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है, मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंदोपन है, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन यानी कि नागार्जुन द्वारा दिए गए उत्तर किस पुस्तक में संग्रहित हैं, तो मिलिंदोपन है, और जिसको क्या कहा गया है, मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्नोत्तर कहा गया है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, तो अगला क्या आता है, हिंद एवं यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। तो ये पहले सिक्के ऐसे शासक हुए कि जिनके द्वारा जारी सिक्कों के बारे में कहा जा सकता है कि किस राजा ने कौन से सिक्के जारी किए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या बताया जा रहा है, भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने